हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। मैं मनोज कुमार आज आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूं आधुनिक भारत का इतिहास और उससे संबंधित पूर्व वर्षों के प्रश्न, और ये लेक्चर है लेक्चर नंबर 4। इस क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो जीएस के पिछले 10 वर्षों के आए हुए सभी इंपॉर्टेंट मेंस के क्वेश्चंस को हम सीक्वेंस वाइज डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी क्लास आपको अल्टरनेट डे पर आपको मिल जाती है। और इसी के साथ में एक दूसरी क्लास इकोनॉमी की भी आप चल रही है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। आज दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम कह सकते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीति। पिछली 3 क्लासेस आप लोगों ने देखी होंगी और देखने के बाद पता चला होगा कि यूपीएससी कितने गहराई से प्रश्नों को पूछता है, और उसी के अनुसार अगर आप लिख करके आएंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अन्यथा आप लोग समझ सकते हैं कि अगर तूने उतनी गहराई से आंसर नहीं लिखे तो जीएस में नंबर नहीं आएंगे। ये बात आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि देखिए आप लोग मेहनत करें, चाहे देखिए थोड़ी मेहनत करें या ज्यादा मेहनत करें, अल्टीमेट रिजल्ट सबको चाहिए। तो थोड़ी मेहनत करके रिजल्ट नहीं मिलता है तो थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत कर लीजिए और बेहतर रिजल्ट पाइए। यही एक तरीका है। सफलता पाने के लिए जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत कीजिए, सही डायरेक्शन में कीजिए, सही गाइडेंस के साथ कीजिए। क्योंकि अगर ये मेहनत सफल नहीं हुई तो सिर्फ पैसा नहीं जाएगा, आपका मनोबल, आपके समय और सारी उम्मीदें, सारे सपने चूर हो जाएंगे। तो बेहतर है कि सही दिशा के साथ में, सही गाइडेंस के साथ में और एक सही अप्रोच के साथ अपनी तैयारी कीजिए, और जो यूपीएससी पूछता है उसके लेवल को छूने की कोशिश कीजिए, तभी आप एक प्रॉपर आईएएस बन पाएंगे। तो चलिए इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, 2026 के लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी IQIAS हिंदी आप लोगों के लिए प्रतिज्ञा प्लस बैच लॉन्च कर रहा है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आपके एडमिशन की आज लास्ट डेट है आपकी, और इस बैच को आप लोग अभी एम के लाइव कोड के साथ में 29,999 रुपए में इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जिसकी आपको जरूरत है। सभी इंपॉर्टेंट 20 किताबों का सेट मटेरियल जो आपके लिए जरूरी है, बाजार से आपको कुछ नहीं खरीदना है, प्लस आपको प्री पास करने पर आपकी पूरी फीस रिफंड की प्रतिज्ञा, और साथ के साथ टेस्ट सीरीज के थ्रू आपको 11,000 रुपए हर हफ्ते जीतने का एक मौका है। यानी कि आप चाहें तो 11,000 के हिसाब से आप लगभग 5 से 6 महीने, 7 महीने आपके ये टेस्ट सीरीज चलेगी, उसमें आप लोग आराम से बहुत सारा अमाउंट जीत करके अपनी फीस को ऑटोमेटिकली मैनेज कर सकते हैं। तैयारी की तैयारी, सिलेक्शन का सिलेक्शन और सारी चीजें। तो जल्दी कीजिए इस बैच को ज्वाइन करने के लिए। इसमें हम लोग जो तैयारी करा रहे हैं, इन सभी 4 स्टेज में आप लोगों की तैयारी कराएंगे। पहले फाउंडेशन, प्री कम मेंस दिसंबर तक, उसके बाद प्रारंभिक चरण परीक्षा 2026 के लिए, सक्सेशन प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के साथ में, मेंस परीक्षा, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम के साथ में विद टेस्ट सीरीज और पर्सनल गाइडेंस और इंटरव्यू सेशन। ठीक है ना? तो प्रॉपर तरीके से तैयारी कीजिए, प्रॉपर डायरेक्शन में कीजिए, और इसके लिए आपके पास एक मौका है, अंतिम मौका है आज इसमें एडमिशन लेने का। MK लाइव कोड लगाना मत भूलिएगा। ठीक है? तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन पर जो यूपीएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि भारत में हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों के हिरास के लिए इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कहां तक उत्तरदायी थी? 2024 का क्वेश्चन है। अब आप खुद सोचिए कि इसमें एक पूछा गया है कि औद्योगिक क्रांति कहां तक उत्तरदायी थी। तो पहला तो आपको यही समझना चाहिए कि प्रश्न की मांग क्या है। मांग और कुटीर और हस्तशिल्प उद्योगों का हिरास भारत के, यानी कि औद्योगिक क्रांति का प्रभाव कितना था जिसने भारत के हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को पतन किया या नहीं किया, हिरास के लिए। तो मांग है भारत में हस्तशिल्प व कुटीर उद्योग का पतन। ठीक है ना? और इसके पतन के लिए इंग्लैंड की
औद्योगिक क्रांति की भूमिका। क्रांति की भूमिका। प्रश्न को एक बार और पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारत में कुटीर और हस्तशिल्प उद्योगों का पतन तो हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। देयर इज नो डाउट कि पतन हुआ था, लेकिन उसके लिए इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति की क्या भूमिका थी? ठीक है ना। अब इसको समझने से पहले थोड़ा सा और गहराई से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यह जितना सीधा सीधा दिखता है उतना सीधा प्रश्न है नहीं। पहली बात तो यह है कि भारत में उद्योगों का पतन हुआ था या नहीं हुआ था। क्योंकि देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और उसका उद्देश्य था भारत से व्यापार करना, लाभ कमाना। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को जीत लिया, भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, भारत में अपनी एक राजनीतिक सत्ता स्थापित की और उसके बाद पूरे नियंत्रण करके भारत को अपना एक उपनिवेश बना लिया, जिसका लाभ उन्होंने इंग्लैंड के लाभ के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। भारत के संसाधनों को लूटा, भारत की अर्थव्यवस्था को लूटा और फायदा इंग्लैंड को पहुंचाया। उसी क्रम में एक टॉपिक है हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों का पतन। तो पहली बात देखिए, इसकी भूमिका और सारी चीजें क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहली बात तो ध्यान रखना कि भारत में जो उद्योग थे, पहले उनको समझ लीजिएगा कौन कौन से थे। भारत में उद्योग, दो प्रकार के उद्योग थे उस समय, जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। उसको समझिएगा, उसके बाद आप इसको कर पाएंगे, अन्यथा आप ऐसे ही रहेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। एक उद्योग था शहरी उद्योग, शहरी संगठित उद्योग था, ये रहा। और दूसरा था ग्रामीण असंगठित उद्योग। ग्रामीण असंगठित उद्योग बोले तो सीधा सीधा हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग, यही है वो, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग, ये रहा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में पूछा गया है ये वाला, इसीलिए मैंने कहा कि पहले चीजों को समझिएगा, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग। अब इसके अंतर्गत एक चीज और समझिए, तब फिर मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊंगा, और क्वेश्चन का आंसर फिर आप मिनटों में, चुटकियों में निकाल सकते हैं, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो। नहीं तो मैं क्वेश्चन का आंसर मैं लिख दूंगा, फिर आप समझेंगे ही नहीं कि इसमें पूछा क्या गया था, कैसे करना था, ये कहां से आ गया, कैसे आ गया। ठीक है ना, तो उसका कोई फायदा नहीं है। सबसे पहली चीज जो है कि एक चीज ध्यान रखना कि 1757 से पूर्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार करती है, सिर्फ और सिर्फ व्यापार। व्यापार से मुनाफा कमाना चाहती है, मुनाफा चाहती है व्यापार, और इस मुनाफे के लिए उसको जरूरी था एकाधिकार करना। एकाधिकार आवश्यक था, जिससे कि वो अपना मुनाफा कमा सके। 1757 से पहले। अब कहोगे 1757 क्या? 1757 यानी कि प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार से मुनाफा चाहती थी। क्यों? क्योंकि वह इंग्लैंड से, अपने देशों से पैसा लाती थी, भारत से सामान खरीदती थी और सामान खरीद करके उसको यूरोप में और अन्य देशों में बेच करके मुनाफा कमाना चाहती थी। और ज्यादा मुनाफे के लिए एकाधिकार जरूरी था, चाहे वो यूरोप के बाजार में और चाहे भारत के माल पर। और इस क्रम में उसने अपने प्रतिद्वंदियों को हटाया, पुर्तगालियों को हटाया, डचों को हटाया, डेनिस को हटाया, फ्रांसीसियों को हटाने की कोशिश की, इन सब को हटाने की कोशिश की। यानी कि यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को हटाया। यह तो घटना है 1757 के पहले की। लेकिन उसके बाद उसमें, उस कंपनी में, उसके कंपनी के मालिकों में और अन्य सभी लोगों में एक और लालच आया कि इस मुनाफे को और कैसे बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि इससे फायदा तो केवल भारत को हो रहा है।
क्योंकि यूरोप से और इंग्लैंड से पैसा जाता है सोने के रूप में, सोना चांदी महंगी धातुएं, और वो इंडिया में जाती हैं। और इंडिया से क्या आता है? कच्चा माल, यानी बना हुआ माल आता है सिर्फ। तो फायदा सही मायने में इंडिया को हो रहा है। इंडिया रिच और रिच और रिच होता चला जा रहा है, धनी होता चला जा रहा है। उसमें यूरोप को, इंग्लैंड को मुनाफा तो हो रहा है, लेकिन अल्टीमेट पैसा जा कहां रहा है? इंडिया में। इसलिए उन्होंने पॉलिसी को बदला। 1757 के बाद उन्होंने अपनी नीति बदली, और इसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि भारत से ही निवेश निकालना है। क्या करना है? निवेश निकालना है, ठीक है ना। और इसी निवेश से माल खरीदना है, और उस माल को यूरोप और इंग्लैंड में भेजना है। इसका मतलब हो गया कि हमें अब इंग्लैंड से पैसा नहीं ले जाना है, आप वहीं से इंतजाम कीजिए, कुछ ऐसा काम कीजिए कि भारत से ही पैसा मिले और उसी पैसे से माल खरीदें, और उस पैसे के माल से ही उस माल को हम इंग्लैंड में, यूरोप में बेच करके मुनाफा कमा करके पूरा पैसा इंग्लैंड में छोड़ दें। यह कंसेप्ट था। तो और इस क्रम में इन्होंने, ध्यान रखिएगा, इस क्रम में, इस पीरियड में 1757 के बाद भारतीय राज्यों पर नियंत्रण किया, क्योंकि ऐसे तो हो नहीं सकता। भारतीय राज्यों पर नियंत्रण किया, ठीक है ना। चाहे वो अप्रत्यक्ष नियंत्रण हो या फिर प्रत्यक्ष नियंत्रण, कैसे भी हो उन्होंने नियंत्रण किया। अप्रत्यक्ष नियंत्रण, भाई द्वैध शासन, इलाहाबाद की संधि, उसके माध्यम से उन्होंने क्या किया? बंगाल पर कब्जा कर लिया, और 1772 में द्वैध शासन को भी खत्म कर दिया और डायरेक्ट अपना कब्जा कर लिया। और इस तरीके से 1813 तक लगभग सभी बड़े राज्यों को उन्होंने कब्जे में ले लिया, ठीक है ना। इसके माध्यम से उन्होंने बंगाल, मैसूर, मराठा, अवध, ठीक है ना, आपका निजाम, हैदराबाद, इन सभी पर नियंत्रण किया। अब कहोगे सर आप पढ़ा क्या रहे हैं? मैं वही बता रहा हूं। जब इनको नियंत्रित किया तो यहीं पर मुझे बताइए, इन पर जब नियंत्रण हो जाएगा तो ये लोग जो थे, यही लोग शहरी उद्योगों के उपभोग करता थे। क्योंकि शहरी उद्योगों में इन्हीं शासक, प्रशासक, अधिकारी और तमाम सारे जो लोग हैं, जमींदार वमींदार, इन लोगों के लिए शहरी उद्योगों में माल बनाया जाता था। बड़े बड़े कपड़े, अच्छी पगड़ियां, इनके घर के सजावट के सामान, ये तमाम तरह की चीजें बनाई जाती थी। और जब इन पर नियंत्रण कर लिया तो इसी की वजह से इन लोगों की क्या हुआ? मांग खत्म हो गई, मांग खत्म। और इस तरीके से नगर उद्योग क्या हो गए? समाप्त। ये रहे। तो इसका मतलब यह हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब भारतीय राज्यों पर कंट्रोल किया तो उसकी वजह से जो शहरी उद्योग है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, क्योंकि राजा महाराजाओं को हटाया गया, जमींदारों को हटाया गया, बड़े बड़े अधिकारियों को हटाया गया, और ब्रिटिश कंपनी ने अपने लोग वहां पर बिठाए। तो आप समझ लीजिए कि उनकी मांग खत्म हो गई, और उनकी मांग खत्म तो शहरी उद्योग तबाह हो गया। और अल्टीमेट जब शहरी उद्योग तबाह हुआ तो यही लोग वापस कहां चले गए? लौट करके गांव में। जो शहरों में काम करने वाले जो कारीगर वर्ग था वो कहां चला गया? गांव में। और इस पीरियड में ध्यान रखना, माल खरीद रहे हैं तो इसका मतलब है गांव में, गांव के असंगठित, ध्यान रखना, असंगठित उद्योगों के माल की मांग बढ़ी। ये रही।
क्योंकि इन्होंने यहां से और ज्यादा माल खरीदना शुरू किया, क्योंकि भारतीय राज्यों से खूब पैसा मिला तो उन्होंने माल खरीदा। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या यूरोप की अन्य कंपनियां गांव के हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों के माल को ही खरीदने के लिए आई थी, या गर्म मसाला या भारत के ऐसे बने हुए माल जो गांव-गांव में घर घर में बनाए जाते थे, तो उन्हीं को खरीदने के लिए आई थी। इसका मतलब हुआ 1813 तक ये रहा, यह नीति चलती रही। शहरी उद्योग खत्म हो गया, ग्रामीण उद्योग और ज्यादा फला फूला और उसका ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, विकास हुआ। ठीक है ना। अब कंडीशन यह हुई कि जब इससे व्यापार से खूब पैसा जब इंग्लैंड में पहुंचा, टेक्नोलॉजी वहां पर थी, उद्योग धंधे विकसित होने में समय नहीं लगा, सब कुछ विकसित होता चला गया। और इस तरीके से 18वीं सदी के लास्ट में जाकर के वहां क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई। और औद्योगिक क्रांति ने भारत के उद्योगों को बदल करके रख दिया। अब ये आप ध्यान रखिएगा, यहीं पर 18वीं सदी के अंत में इंग्लैंड में क्या हुई, औद्योगिक क्रांति। और इस औद्योगिक क्रांति ने वहां पर अनेक उद्योगों को जन्म दिया, अनेक उद्योगों को जन्म दिया। ठीक है ना। इससे नवीन पूंजीपति व उद्योगपति पैदा हुए। अब ये आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, पैदा हुए। और इसी समय जब पैदा हुए तो इसको क्या चाहिए था, इसकी नई मांग थी, इसकी नई मांग है। क्या मांग है, इसके उद्योगों के लिए चाहिए कच्चा माल, और दूसरा चाहिए इसको बाजार, अपना माल बेचने के लिए बाजार चाहिए। और ये कच्चा माल और बाजार दोनों भारत से संभव था। और इसीलिए भारत में 1813 के बाद में नई नीति लागू की गई। ध्यान रखिएगा, संभवतः इसीलिए 1813 के चार्टर एक्ट से भारत में मुक्त व्यापार की नीति लागू की गई। क्या की गई, मुक्त व्यापार की नीति लागू की गई। ठीक है ना। और मुक्त व्यापार की नीति का मतलब है, इसका मतलब था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक क्या हो गया, एकाधिकार समाप्त हो गया। इंग्लैंड की अन्य कंपनियों को प्रवेश मिला, अन्य कंपनियों को भारत में प्रवेश मिला। ठीक है ना। और क्या मिला, और क्या हुआ, ये दो चीजें हुई। और इन कंपनियों क्या चाहिए था, इन कंपनियों को चाहिए था कच्चा माल और इनको चाहिए था बाजार। अब कहोगे सर कच्चा माल तो कहीं और से भी आ सकता था, बाजार इंडिया में ही क्यों चाहिए था, इंडिया तो ऑलरेडी इंडस्ट्रियल कंट्री था, तो फिर ऐसा क्यों। तो यहीं पर ध्यान रखिएगा कि इसी कंडीशन में इस समय एक नई सिचुएशन और भी थी जो हमको आपको समझने की जरूरत है। ध्यान रखना। तो औद्योगिक क्रांति के समय में इंग्लैंड में कुछ एक नई सिचुएशन और थी, वो थी आपकी कुछ नई समस्याएं। और वो समस्या थी नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था। ठीक है ना। और महाद्वीपीय व्यवस्था का उद्देश्य था ब्रिटेन को घेरना, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था
को नष्ट करना। इसलिए नेपोलियन ने कह दिया था पूरे यूरोप से कि पूरा यूरोप का कोई भी देश ब्रिटेन के साथ कोई भी आर्थिक संबंध नहीं रखेगा। इसी की वजह से अमेरिका से आने वाला कोई भी जहाज ब्रिटेन नहीं जाएगा, वेस्ट इंडीज से आने वाला कोई जहाज ब्रिटेन नहीं जाएगा, और कोई भी देश ब्रिटेन से संबंध नहीं रखेगा, और रखेगा तो हमसे युद्ध के लिए तैयार रहे। ऐसे में ब्रिटेन के पास कोई और बाजार बचा ही नहीं। यूरोप का बाजार खत्म हो गया उसके लिए, यूरोप से जो कच्चा माल मिलता था वो भी खत्म हो गया। तो यही कारण था कि इसी कारण ब्रिटेन के पास बाजार और कच्चे माल का संकट था, माल का संकट था। और दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी भ्रष्ट हो रहे थे, ठीक है ना, और कंपनी की समस्या बढ़ रही थी, यह कारण था। तो औद्योगिक क्रांति, नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था और उससे होने वाली समस्याएं, इन सारी समस्याओं ने भारत का बाजार खोलने का निश्चय किया, और इस तरीके से यहां पर औद्योगिकरण को लागू किया गया। और इसमें क्या क्या नीतियां लाई गई, अब ध्यान रखिएगा। इसी कारण 1813 के चार्टर एक्ट में और बाद में नीतियों में परिवर्तन किया और भारत के ग्रामीण उद्योगों को नष्ट किया, क्योंकि जब तक इन उद्योगों को नष्ट नहीं करोगे तब तक आपका माल बिकेगा ही नहीं, और जब तक इनको उद्योगों को नष्ट नहीं करोगे तब तक कच्चा माल मिलेगा नहीं। इसीलिए अब इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए वो आप देख लीजिएगा। अब इसके प्रमुख प्रावधान मैं पूरा टॉपिक ही आपको डिस्कस कर रहा हूं। लिखने के लिए आपको सिर्फ सोचिएगा, यहां से लिखना है 18वीं सदी के अंत से औद्योगिक क्रांति, यहां से लिखना है। ये रहे अन्य कारण, और ये उसके प्रावधान, जिन प्रावधानों की वजह से हुआ। इसमें प्रावधान क्या था? मुक्त व्यापार की नीति, यानी कि आपकी इंग्लैंड की सभी कंपनियों को भारत में प्रवेश, सभी कंपनियों को भारत में प्रवेश, ठीक है ना। दूसरी आपकी भारतीय माल के निर्यात पर लगभग 400% का कर, तो 4 गुना महंगा हो गया, ठीक है ना। ददनी प्रथा, यानी कि किसानों को एडवांस देना, और अंग्रेजों ने क्या किया, किसानों को एडवांस में पैसा दे दिया, और किसान पहले से ही परेशान थे तो उन्होंने एडवांस ले लिया जबरदस्ती, और सारा माल बुक कर लिया। भारतीय उद्योगों को अब कुछ मिला ही नहीं, ठीक है ना। और इसके अलावा परिवहन एवं संचार व्यवस्था, ठीक है ना। प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति, सोचिएगा। और प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति यानी कि राज्यों का विलय, और उसके बाद ब्रिटिश शासन पूरा का पूरा इनके हाथ में, डलहौजी की विलय नीति वगैरह सब कुछ, इसने ये सारी चीजें खत्म कर दी। और क्या किया इस स्तर पर, और आ जाइए।
इसके अन्य प्रावधान क्या है जिसके माध्यम से उद्योगों को नष्ट किया गया, कच्चे माल को बढ़ावा दिया गया? तो ध्यान रखिएगा, इसके तहत एक चीज और भी थी, नगद और अधिक मात्रा में कर प्रणाली, मात्रा में भू राजस्व। ठीक है ना? अब जितना ज्यादा भू राजस्व होगा उतना ज्यादा उनको नकदी फसल उगानी पड़ेगी और वो सब बेच करके आपको किसी को देना पड़ेगा? सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों की वजह से भारतीय हस्तशिल्प उद्योग नष्ट होने लगा। उसका माल एक तो हो गया महंगा, कोई बेचने को तैयार नहीं, घरेलू स्तर पर कोई खरीदने की स्थिति में बचा नहीं, सबका शोषण। घरेलू स्तर पर खरीद नहीं सकते क्योंकि कच्चा माल नहीं है, ना लोगों के पास पैसा है, टैक्स इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया है कि करोगे क्या? लोगों के पास आमदनी नहीं, उद्योग धंधे नष्ट, शहरी उद्योग पहले ही नष्ट कर चुके थे, तो कौन खरीदेगा तुम्हारे माल को? तो भारत में बिक नहीं रहा, यूरोप में कहीं जा नहीं रहा, केवल इंग्लैंड का माल आ रहा है। और इस तरीके से उन्होंने भारत के माल को, भारत के उद्योगों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति ने भारत के हस्तशिल्प उद्योगों को नष्ट कर दिया। साथ ही इसमें नेपोलियन की नीति और वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की नीति की भी भूमिका थी। तब जाके नष्ट हुआ। खाली औद्योगिक क्रांति होती उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर यूरोप का बाजार खुला होता, अमेरिका का बाजार खुला होता, वेस्ट इंडीज का बाजार खुला होता, तो शायद वो यहां पर उतना उद्योग धंधे नष्ट नहीं करते। धीरे करते, कम करते, ज्यादा इतना नहीं करते, इतना प्रेशर नहीं डालते। तो ये था इसका रीजन, किस तरीके से उन्होंने किया था। ये यहां से आपको आंसर लिखना है। 18वीं सदी के अंत में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति उत्पन्न हुई और उसने अनेक उद्योगों, नवीन पूंजीपति और उद्योगपति पैदा हुए, जिनके लिए कच्चा माल और बाजार की आवश्यकता थी। ठीक है ना, की आवश्यकता थी, क्योंकि अब यहीं पर अगली लाइन कि नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था के माध्यम से उनके लिए यूरोप का बाजार बंद कर दिया था और कच्चे माल के स्रोत भी बंद कर दिए थे। इसी वजह से 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से भारत में मुक्त व्यापार की नीति लागू किया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया और इंग्लैंड की अन्य कंपनियों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति मिली। इस तरीके से ये रहे और इसमें यह निम्नलिखित प्रावधान किया गया जिसके माध्यम से भारत में ग्रामीण उद्योगों को नष्ट कर दिया गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें अगला जो क्वेश्चन है 2017 का, इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। परीक्षण कीजिए औपनिवेशिक भारत में पारंपरिक कारीगर उद्योग, पारंपरिक मतलब ग्रामीण उद्योग, वही हस्तशिल्प उद्योग के पतन ने किस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपंग बना दिया। ठीक है ना। अब यहीं पर इसका आंसर, कुछ पोर्शन आपको वहां से लिखना है कि औद्योगिक क्रांति ने किस प्रकार से भारतीय ग्रामीण उद्योगों को नष्ट कर दिया 1813 के बाद से, और यह प्रक्रिया 1947 तक चलती रही। ठीक है ना, ग्रामीण उद्योग फिर कभी विकसित ही नहीं हुए, लेकिन इसने कैसे इसको अपंग बना दिया। तो इसकी भूमिका में लिखना है सिर्फ और सिर्फ आपके ग्रामीण कुटीर उद्योगों का पतन, उद्योगों के पतन से संबंधित बिंदु। ठीक है ना, और मुख्य भाग में क्या लिखना है, उसके प्रभाव। यही तो है कि कैसे बना दिया। जब आपके प्रभाव लिखेंगे तो सीधा सीधा उद्योगों का पतन हुआ, ग्रामीण उद्योगों का पतन हुआ, तो अर्थव्यवस्था को किस प्रकार, ध्यान रखिएगा,
सबसे पहले तो इन्होंने एक नीति बनाई थी जो मैं आपको बता चुका हूं। कौन सी? मुक्त व्यापार की नीति, मुक्त व्यापार। और इसके तहत भारतीय माल के निर्यात पर 400% तक का कर लगाया। ठीक है ना। और इसकी वजह से क्या हुआ? भारतीय वस्तुएं महंगी हो गई, महंगी, और इनके लिए बिक्री असंभव हो गई, असंभव। ठीक है ना। तो बिक्री असंभव, तो सोचिएगा उद्योग का पतन शुरू। जब माल बिकेगा ही नहीं तो करेंगे क्या? नंबर एक। दूसरा, ददनी प्रथा। ददनी प्रथा ने किसानों को माल का एडवांस दिया, एडवांस। ठीक है ना। और भारत में एडवांस दे नहीं सकते थे, क्यों? ग्रामीण उद्योग थे, वो कैसे एडवांस देंगे भाई अपने आस पड़ोस के लोगों को, किसानों को? उनके पास इतना पैसा थोड़ा ना होता था। किसानों को एडवांस दिया और सारा माल, सारा कच्चा माल इंग्लैंड के लिए क्या हो गया? बुक हो गया, बुक। सारा माल चला गया और इसकी वजह से कच्चे माल की कमी, माल की क्या हो गई? कमी हो गई इसकी वजह से। और कच्चे माल की कमी तो उद्योग नष्ट कैसे होंगे? कैसे काम करोगे? तीसरा, इसमें एक चीज और वो था आपका संचार एवं परिवहन। संचार परिवहन, संचार परिवहन ने क्या किया? विनिर्मित माल अंदरूनी क्षेत्रों तक पहुंचा, क्षेत्र में, और कच्चा माल बंदरगाह तक आसानी से पहुंचा, अब सोचिए जब आसानी से पहुंच जाएगा तो क्या होगा? माल की कमी हो जाएगी, माल की कमी तो उद्योग धंधे खत्म। इसकी वजह से कच्चा माल की कमी और उद्योग बंद होने लगे। ठीक है ना। उसके बाद एक चीज और, इंग्लैंड की मशीनी उत्पाद, और ये कैसे हैं? सस्ते व अच्छे, इसलिए इनके भारत में बिक्री संभव, और यूरोप में भी, इसीलिए भारतीय माल नहीं टिका और इसकी मांग खत्म हो गई। आप खुद सोच लीजिए, आप खादी भंडार के कपड़े पहनते हो? नहीं। क्यों? बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सुंदर लोग हैं तो महंगे हैं, और थोड़ी सी कम कीमत पर लोगे तो आपको डाउन कैसे लगेंगे? बिल्कुल बेकार लगेंगे, घटिया लगेंगे। तो मशीनी उत्पाद ने भारत के माल को खत्म कर दिया। साथ के साथ ये इन पर भारत में आयात शुल्क शून्य था, यानी कि भारत का माल बाहर जा रहा है तो 4 गुना टैक्स, और इंग्लैंड का माल भारत में आ रहा है तो उस पर कोई टैक्स नहीं, 0 टैक्स, एक तरफा मुक्त व्यापार। और इस तरीके से भारत का उद्योग धंधे नष्ट कर दिए। क्वेश्चन क्या था कि किस प्रकार भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपंग बना दिया? अब बताइए, इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था को अपंग बनाया था। ठीक है ना। और इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार ब्रिटिश
औपनिवेशिक नीति ने शिख हितों की नीति ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जो कि स्वायत्त, आत्मनिर्भर थी, उसे नष्ट कर दिया। उससे पूरी तरह लूटा, शोषण किया और नष्ट किया। ठीक है ना? यह है आंसर। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई हों। और सोचिएगा, ये आंसर आपके जीएस के हैं, ऑप्शनल के नहीं है। ये क्वेश्चंस खुद सोच लीजिएगा, कितनी गहराई से यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछता है। आपको क्या लगता है कि इतनी गहराई से आपको स्पेक्ट्रम विस्टेप की जो टाइप की जो किताबें हैं उनसे सॉल्यूशन मिल जाएगा? थोड़ा मिल जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। हिस्ट्री उस लेवल की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जिन लोगों ने अभी ऑप्शनल चूज नहीं किया है, वो जीएस में अच्छे मार्क्स के लिए और बहुत सिंपल तरीके से अपने हिस्ट्री ऑप्शनल को पढ़ने के लिए मेरे साथ इस बैच में जुड़ सकते हैं, जिसमें आप लोग 18 तारीख तक एडमिशन ले सकते हैं। अभी मॉडर्न इंडिया से क्लासेस चल रही हैं, तो इसको जल्दी से फटाफट ज्वाइन कीजिए। MK लाइव कोड इस्तेमाल कीजिए। 14,999 रुपए में इस बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें डेली आपकी 1 बजे क्लास होती है। क्लास, टेस्ट सीरीज, मटेरियल, डेली आंसर राइटिंग, ठीक ना, वीकली, फोर्टनाइटली आपके टेस्ट का एवेल्युएशन, बिल्कुल यूपीएससी पैटर्न पर, सारी चीजें मेरी तरफ से, यानी कि क्लास में आपको सब मिलेगा। ठीक है ना? विद इन 6 मंथ आपके कंप्लीट क्लासेस, बहुत ही सिंपल तरीके से। इससे आपको डबल बेनिफिट मिल जाना है। सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें कोई करंट अपडेट नहीं करना, कोई सिद्धांत नहीं, कोई थ्योरी नहीं, कोई अदर कोई चीज नहीं। सिंपल अपनी लैंग्वेज में लिख करके आइए, सिलेक्शन लेके जाइए, आराम से नंबर आते हैं, लेकिन अगर आपने सही ढंग से पढ़ा है तो। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज हो, तो मुझे मेल पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस पीपीटी के लिए। ठीक है? थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।